नमस्कार। रचना कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के अलग अलग विषय लेकर हाजिर होते हैं। हिंदी साहित्य के साथ साथ इस साहित्य से जुड़ी शख्सियतों को भी हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं ताकि हमारे दर्शक उनके ज्ञान का लाभ उठा सकें। आज एक ऐसी ही शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में निमंत्रण दिया है जिनका नाम लेने से ही वातावरण महक उठता है। आसपास सौंधी सौंधी सी महक दिखाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही है महक भारती। जैसा कि इनका नाम है, वैसा ही इनके आसपास हमें इनके गीत, इनकी गज़ल और इनकी नज़मों में भी महसूस होता है कि जैसे वातावरण खुशबू में हो गया हो। इनको निमंत्रण देने से पहले, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं दो पंक्तियां इन्हें समर्पित करती हूँ। सुना है लोग उसे जी भरकर देखते हैं, सुना है लोग उसे जी भरकर देखते हैं। ये बात है तो कुछ दिन उसके शहर में रुक के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। महक जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। मैंने अपने दर्शकों से बातचीत करते हुए उन्हें बताया है कि आप गीत लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं, नज़में लिखती हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी ये रचना का सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ। जी शुक्रिया। मैं तमाम दर्शकों का और आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने इस मोहब्बत से मुझे नवाजा। दो मिसरे मैं भी आपके लिए नज़र करना चाहती हूँ। इरशाद जी। असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। वाह, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। अच्छा, तो मेरा सवाल था कि ये लिखने का सिलसिला कब शुरू हुआ? मोहतरमा, ऐसे है कि ये तो मेरे को भी याद नहीं कि कब से शुरू हुआ, लेकिन मेरे को ये है कि मैंने जब 3rd क्लास में थी तो सबसे पहले मैंने तब ये लाइनें लिखी थी। जब मुझे कि कंपटीशन में स्कूल के उन्होंने, मैडम ने बोला कि आप, टीचर ने बोला कि आप नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो फिर मैंने उसमें अपने बंद लिखे थे पंजाबी के। वो थे कि तू शेर पुत्तर भारत माता दा, जुल्मा तो अज घबरांदा क्यों, वेख रहा अत्याचार अखियां नाल अपनी, अगे वधन तो अज कतरांदा क्यों। क्या बात है। और ये पंक्तियां आपने तब लिखी जब आप तीसरी जमात में थी, 3rd स्टैंडर्ड में। जी। वाह, क्या बात है। वो कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चीखने पात। नहीं, ऐसी बात नहीं है मोहतरमा। ऐसा है कि हमें जो संस्कार है ना, वो माँ की गोदी से ही मिलते हैं। पहला जो टीचर होती है वो हमारी माँ होती है। जी जी। और मुझे भी मेरी माँ से ये हासिल हुआ, क्योंकि मेरे मम्मा जो थे वो सुबह उठ के 4 बजे उठ जाती थी और वो बहुत अच्छे से रामायण की चौपाइयाँ गुनगुनाती थी। तो मेरे को भी लगता है कि आप एक टीचर, इंजीनियर और डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन जो राइटर होता है ना, वो कुदरत से और भगवान से ही आपको गॉड गिफ्ट में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। कहते हैं ना कि कोई भी शख्स किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ता है तो उसका कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहा होता है। महक जी की प्रेरणा स्रोत उनकी माँ रही हैं, और माँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर बच्चे का पहला गुरु, पहला शिक्षक माँ ही होती है। तो महक जी ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। महक जी, जैसा आपने बताया कि आपने 3rd स्टैंडर्ड में ही लिखना शुरू कर दिया, तो ये सफ़र फिर क्या धीरे धीरे आगे बढ़ा या बीच में कुछ विराम आया? नहीं, फिर उसके बाद से 3rd के बाद से जब मैं 4th 5th में थी तो मेरे जो नेबर हैं, मेरी आंटी जी, वो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे फ्रेंड्स ही थे, उनकी मम्मा की डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ होगी तो फिर मैंने 4-6 मिसरे उसके लिए भी लिखे कि छोड़ अकेला माँ छुपी है कहाँ तू, कोई नहीं पहुँचे मेरे बहते आंसू, कोई नहीं माँ मुझे गले से लगाए, कोई नहीं माँ आके गीत सुनाए, लौट के आजा माँ छुपी है जहाँ तू। जब मैंने ये लिखा तो मेरे को ये लगा कि मेरी मम्मा भी मेरे को छोड़ के ऐसी चली जाएंगी, और मैं रात भर रोती रही इसके लिए। फिर मेरी मम्मा ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, आप इतना इसको माइंड नहीं करते, छोटी छोटी बातें हैं।
पर बाल मन में जी। वो प्रभाव, कहते हैं ना जो बचपन होता है, बाल मन होता है, उस पर आसपास के वातावरण का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। जी। तो आपके मन में ऐसी बात आने लगी कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो फिर जी, ऐसा आपने जी। सोचना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा जो सफ़र था जी। इसका लेखन का, जी। वो मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं मिमिक्री भी करती थी। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था, जी। क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आप मतलब जैसे छोटी हैं, बहुत बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया आपने बताया कि आप लिखती रही हैं। और अपने दर्शकों को एक बात और मैं बता दूं कि महक जी सिर्फ हिंदी में ही नहीं लिखती हैं, पंजाबी में भी लिखती हैं और उर्दू में भी बहुत अच्छा लिखती हैं, उर्दू की गज़लें बहुत अच्छी गाती हैं। तो आपने ये सब शुरू कर दिया और मैं बात कर रही थी दर्शकों से कि इनके बारे में पढ़ते हुए मैंने जाना कि ये छोटी उम्र में ही दूरदर्शन और आकाशवाणी की बाल कलाकार जो रही हैं, हमारे छोटे बच्चों के जो कार्यक्रम हैं उनमें ये भागीदारी करती रही। तो कुछ किस्सा कुछ आपको याद हो? मैं जब आपके टीवी से, मैं 11 साल की थी जब आपके टीवी पे ये अनाउंसमेंट किया गया कि झिलमिल सितारे, झिलमिल तारे, जी जी, तो उसके लिए हम लोग ऑडिशन देने के लिए आए। तो वो बोलते कि ऑडिशन तो हो चुका है। तो मैंने उन्हें बोला, सर थे पता नहीं सरीन सर या गंजू सर थे कुछ, तो मैंने उन्हें कहा सर आप मेरा इंटरव्यू ले लें, नहीं तो फिर आप जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी आप मेरे को किराया दें वापस जाने का। फिर उन्होंने मेरे को सुना। तो मैंने मोनो एक्टिंग, वो कहते आप क्या मतलब करेंगी उसमें, तो मैं शरारती तो थी, तो मैंने कहा सर मैं मोनो एक्टिंग कर सकती हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले लेडीज को देखा कि वो मंदिर में जाके वो काम भूल के, भगवान की पूजा को भूल के अपने काम क्या करती हैं। तो कहते अच्छा सुनाइए आप क्या किया। तो फिर मैंने उसमें किया, ये ऑल इंडिया लेवल पे इतना मकबूल हुआ। तो फिर आप आज हमारे दर्शकों को भी जरूर बता दीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए। जी जी, वैसे बहुत अरसा हो गया लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि लेडीज है उनको जब इकट्ठी होती है ना तो उनको बातें करने का बहुत ही एक जुनून सा रहता है। क्या बात है, देखिए ये महिलाओं के सामने खुद भी महिला है, मैं भी महिला बैठी हूँ और फिर भी भारती जी बता रही हैं। जी, एक बात होनी चाहिए कि हम खुद में जैसे भी है ना एकदम सही है, हमें खुद को स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो मैं ये हमारी एक ये कमी नहीं है, एक वो है। तो उन्होंने मैंने देखा कि वो भजन भी गा रही थी और साथ में जुमलेबाजी भी कर रही थी, चुगलियाँ भी कर रही थी। तो उसमें ये था कि वो उन्होंने शुरू किया कि मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरी आशा है, आशा क्या पूरा विश्वास है कि मेरी बहनें इस सत्संग में मेरा पूरा पूरा साथ देंगी और मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ लगा के भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगी। तो मैं 2 पंक्तियाँ गाऊंगी और सारी लोगों से यही कहूँगी कि आप भी मेरे साथ गाएं। मन चल वृंदावन चलिए। भैन जी अज तो मेरा गला बहुत खराब है, मैं पता नहीं मैं तो गाया नहीं जाना, बाकी तुसी संभालियो। ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ जिथे ना कोई माई ते बाप है अते ना कोई भैन भरा। भैन जी तुसी साड़ी बहुत सोहनी पाई है। ओ जिथे ना कोई भैन भरा, ओ जिथे मस्त मलंग पे, ये विशाल दी जड़ी लगी सी उत्थों ही सारी जनता गा रही है और वो अपनी बातों में लगी। ये जिथे विशाल दी लगी सी सेल उत्थों लीती। वो कहती ना मेरे हसबैंड लैके आए सी, नाल तो कहती परसों तैनूं कुट्टिया तेरे हसबैंड ने। नहीं उदा माड़ा नहीं हैगा, उदा तो बहुत अच्छा है, इदा तो परसों भी कुट्टिया मैनूं, आ देख मेरे पासियां च दर्द हुंदा, मैं दस नहीं सकती। पर मैं ये कहनी है भी हे रब्बा जैसा तू मैनूं खसम दिता ना दुनिया दी सारियां जनानियां नूं ऐसा खसम दी। नाले मैनूं तो पसंद भी नहीं सी साड़ी। फिर मैनूं कहंदे 50 उत्ते होए कि थल्ले, मैं परवाह नहीं करता, तू पा लै। ये वैसे किस्सा बहुत बड़ा है, हमारा वक्त इसी में निकल जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक झलक इसी को देखें। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अक्सर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हम ना सत्संग वगैरह में जाते हैं तो हमारी बहनें या हम लोग खुद ऐसे हैं, बीच बीच में भजन का भी लगता है और बीच बीच में हमारी बातचीत का तुड़का भी लगता है, मौका मिलता है। तो चलिए ये एक मनुष्य का या कहूँगी महिलाओं का एक नैसर्गिक स्वभाव है, तो ये चलता है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये बहुत छोटी उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया, छोटी उम्र से ही इन्होंने मिमिक्री या एक्टिंग में भी भाग लेना शुरू कर दिया। तो ये सारा चलता रहा और साथ में आपकी शिक्षा भी चलती रही। जी मेरी शिक्षा भी चलती रही और मैं ये आप यकीन नहीं करेंगी कि मैंने इसको बड़े चुपके लिखा, क्योंकि मेरे बड़े भैया, मैं आज जहाँ भी हूँ मेरे बहन भाइयों की, मेरे मम्मी डैड की, उनकी ही सारी
मेहनतें हैं कि मैं उन्होंने मेरे को इस तरह से तराशा। मेरे में बहुत सी अच्छी बातें हैं, वो मेरी सारे मम डैड की हैं, मेरे माँ बाप की हैं, लेकिन मेरे में बहुत सी बुरी बातें भी हैं, वो मेरी सिर्फ अपनी है। क्या बात है, ये इंसान, ये आपका बड़प्पन है कि ये स्वीकार करना, जो दूसरों को श्रेय देना, और अगर कुछ कमियां रह गई है तो उसे स्वयं ग्रहण करना, ये एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। तो महक जी, मैं बात कर रही थी आपकी शिक्षा, थोड़ा सा अपने दर्शकों को शिक्षा के बारे में बताइए, आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की? जी, मैंने हिंदी में एमए किया, इंग्लिश में एमए किया, जर्नलिज्म में मैंने एमए किया, और फिर मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेशन में किया, फिर मैंने फैब्रिक पेंटिंग्स में 1 ईयर का किया, मैंने वाणी का भी 1 ईयर का वो किया, फिर मैं कई साल काफ़ी अर्सा मैं अमेरिका में भी रही। अच्छा, वहाँ किस सिलसिले में रही आप? जी, मैं सबसे पहले जब मैं 14 ईयर की थी तो मैं यहाँ से अपने बेअंत सिंह जी थे शायद, हाँ जी, तो फिर उन्होंने मेरे को प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया, तो फिर मैं वहाँ सिंगिंग के लिए गई, फिर मैं अपने वहाँ पे। अच्छा, तो सिर्फ आप लिखती ही नहीं हैं, आप गाती भी हैं जी। तो चलिए, अगली बात से पहले हम आपका कुछ गाना सुनना चाहेंगे, कुछ गुनगुना के आप अपनी ही गजल कुछ सुना दीजिए। जी, मैं अपना सुनाती हूँ, एक बंद सुनाती हूँ मैं जी। कि अम्मा की बुलबुल ओ मैना चिड़ैया, सुन मेरे बाबुल, सुन मेरे भैया, वो सोने के दिन और वो चांदी की रातें, वो टप टप बूंदनिया, सजनवा की बातें, वो सांसों की आहट, वो धड़कन का बढ़ना, वो अखियों से अखियों के एहसास पढ़ना, तू मेरी भी किस्मत में सब लिखई दे, डोली उठई के ले चल कुहारा, नो को सजनवा की गली पहुँचई दे, गली पहुँचई दे। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपकी सच में आवाज़ इतनी मधुर, स्वर कोकिला कहूँ मैं तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत मीठी आवाज़ में आपने गाया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ देख रही थी कि ये शुद्ध हिंदी नहीं है, किसी दूसरी भाषाओं को भी आपने इसमें समाहित किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आप जब लिखती हैं तो क्या जहन में रहता है? मेरे जहन में एक्चुअली मैंने आपको बताया ना मैम कि मेरे को 6 लैंग्वेजेस में लिख लेती हूँ, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और अवधी में भी। इसमें अवधी का पुट रहा जो अभी आपने हमें गा के सुनाया, तो इसमें अवधी का पुट ज़्यादा था। और बहुत गौरव की बात है कि आज भी हमारे हिंदी साहित्य से जुड़ी ऐसी शख्सियतें हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भाषा को संभाल कर रखा हुआ है। ये हमारी धरोहर है जिसे आपने संभाल के रखा है। अच्छा महक जी, सबसे पहले आपने क्या लिखा था? गज़ल लिखी, गीत लिखा या कविता लिखी? मेरा सफ़र मैम गज़ल से ही शुरू हुआ। अच्छा, तो आपको कुछ याद है आपकी पहली गज़ल कौन सी थी? अगर है तो कुछ पंक्तियां आप हमारे साथ साझा कीजिए। जी बिल्कुल जी। मेरी गज़ल थी जो बहुत मकबूल भी हुई। उसके मैं चंद मिसरे आपको। जी जी जी, इरशाद। ख्वाब मिटाए वो कैसे, अक्सर जो सताया करते हैं, बेबात ख्यालों में आके बेवक्त रुलाया करते हैं, ख्वाब मिटाए वो कैसे। वो आके महक तेरी पलकों के, वो आके महक
तेरी पलकों के हर अश्क को मोती कर देंगे। वो आके महक तेरी पलकों के हर अश्क को मोती कर देंगे। हम झूठी तसल्ली दे दे कर दिल को बहलाया करते हैं बेवक्त ख्यालों में आके, बेबात रुलाया करते हैं, बेबात रुलाया करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर आवाज़। अच्छा महक जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि आपने लिखना तो शुरू कर दिया और बहुत छोटी उम्र से ही आप लिखने की ओर प्रेरित हो गई, तो क्या लिखते लिखते कभी ऐसा भी लगा कि ये लिखने का सफ़र पता नहीं आगे जारी हो रख पाऊंगी या नहीं? कोई अड़चन, कोई रुकावट किसी की ओर से या खुद अपनी ओर से? नहीं, ऐसा नहीं है। घर की तरफ से तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसी कोई अड़चन आई ही नहीं। और दूसरी बात, हम लोग एक विडंबना है हमारे उसमें कि हम सोचते लोग, दूसरे लोग क्या कहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोग भी यही सोचते कि जो लोग हम सोचते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे, वो भी यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जी, तो इसमें मैंने इसको बिल्कुल नहीं जिया। और आप जैसे लोगों की मेरे को इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें मिली कि मेरे को लगता है कि मेरे को पॉलिश करने के लिए मेरी ऑडियंस का, मेरे लोगों का बहुत ही योगदान रहा है। और दूसरी बात ये कि मोदी जी ने तो अब ये नारा दिया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरे बाबा ने, मेरे डैड ने हमें तब इतनी ज़्यादा मतलब हौसला अफजाई हमारी की कि बस उनका एक ही था कि मेरे मम डैड का कि आप अपने संस्कारों से, अपने आचरण से ना गिरें, क्योंकि कहते हैं कि अगर अनाज का अकाल हो तो मानव मरता है, और अगर संस्कारों का अकाल हो तो मानवता मरती है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात। और ये आपको गुड़ती मिली, जैसे घर से ही ये मिल गया। बहुत बड़ी बात है कि वाकई कि संस्कारों का अगर अकाल हो तो मानवता मर जाती है। और ये हमारे संस्कार ही हैं जो हमें एक पहचान देते हैं, हमें दूसरों की नज़र में अगर कुछ बनाते हैं, साबित करते हैं, तो ये सिर्फ हमारे संस्कार ही हैं। बहुत अच्छी बात आपको अपने घर वालों से, अपने परिवार की तरफ से मिली। तो परिवार की ओर से आपको, जैसा आपने कहा, हमेशा प्रेरणा ही मिलती रही। आपने लिखा, बहुत कुछ लिखा, गीत लिखे, गज़लें लिखी, नज़में लिखी, छोटी छोटी कविताएं लिखी, तो कुछ प्रकाशन भी हुआ आपके? कोई किताब पब्लिश करवाई आपने? जी, मेरी बाबा की गुड़िया अभी प्रोसेस में है, क्योंकि अभी एक बहुत ही दुख की बात है कि 9 महीने में मेरे पीछे 2 भाइयों की डेथ हो गई। तो मेरे को ये लगता है कि जब ज़िंदगी हादसों में बदल जाए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने ये बीच में ही रह गया। मेरे को हिंदी साहित्य उर्दू अकेडमी ने लखनऊ से ये मेरी किताब आ रही है जी। अच्छा। और वैसे मैंने जो अपना उसमें है वो मेरे संस्करण जो निकले हैं किताबें, मैगजीन हिंदी साहित्य अकेडमी जो है वो मुझे छापती हैं, लैंग्वेज डिपार्टमेंट मुझे छापता है जी। उनकी बड़ी ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे जैसे लोगों को हौसला अफजाई करते हैं। ऐसा होता है जैसे लेखक को प्रकाशक की आवश्यकता होती है, प्रकाशकों को भी अच्छे लेखकों की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों का तालमेल ही है जो आगे बढ़ता जाता है। तो मतलब आपके ये भी प्रकाशनाधीन है बाबा की गुड़िया। तो बाबा की गुड़िया में सबसे अच्छी जो आपको लगती है कविता, गजल या गीत, वो हमें जरूर सुनाए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बाबा की गुड़िया में बाबा की गुड़िया एक गीत है जी, जिससे मेरे को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। मैंने इसको ताल कटोरा, लाल किला और अपने लखनऊ के उत्सव महोत्सव में मैंने इसको पढ़ा जी। और मैं वहाँ पे दुबई गई, अच्छा। अमेरिका तक ये मकबूल हुई। और इसमें मेरे साथ वसीम बरेलवी जी, बशीर बदर और मुनव्वर राणा, कुमार विश्वास, गोपाल दास नीरज जी, क्या बात है जी। मैं उनके इंदिवर जी के गांव में गई, अच्छा। उनकी पत्नी को वो श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उन्होंने, उनके घर वालों ने ये प्रोग्राम करवाया था। तो मैंने पढ़ा तो गोपाल दास नीरज जी एक बात कहते थे कि महक दुनिया मेरी फ़ैन है, तो लेकिन मेरे को तेरा ये गीत बहुत अच्छा लगता है। तो वो गीत हमारे दर्शकों के साथ भी समाप्त करें। इसमें मैंने बाबा की गुड़िया बेटियों के लिए कहा है कि बेटियां बहुत ही जल्दी जब बड़ी हो जाती हैं
तो वो अपने घर से दूसरे घर चली जाती। तो मैं ये सोचती हूँ कि लड़कियों को बड़ा ही नहीं होना चाहिए ताकि वो अपने बाबा के पास रहें जी। तो इसमें वो इसी को वो बताया गया, तो आप इसको समाप्त करें। मैं अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगी कि बदलो हकीकत और बदलो कहानी के बाबा की गुड़िया न होवे सियानी, के बदलो हकीकत और बदलो कहानी के बाबा की गुड़िया न होवे सियानी, के बाबा की गुड़िया न होवे सियानी। वो सखियों के झुरमुट में खिल खिल के हंसना, वो चलते मुसाफिर पे आवाज कसना, वो तितली सी बन बन के तितली पकड़ना, वो बेबात गुस्सा वो झूठा कड़ना, कहाँ खो गए सब कहाँ पर, वो मेरी रातें वो रातें सुहानी, के बाबा की गुड़िया न होवे सियानी। विडंबना है कि सारी उम्र मेरे बचपन को दे दी और जीवन मेरी चाहों को, ख्वाबों को मेरे दे दी हकीकत और मंजिल मेरी राहों को। अम्मा की मैं सोने चिड़ैया, अम्मा की मैं सोने चिड़ैया, मैं थोड़ी सी पगली मैं थोड़ी दीवानी, के बाबा की गुड़िया न होवे सियानी, के बाबा की गुड़िया न होवे सियानी। इस बंद में बहुत अच्छा मैंने बेटियों को धान की पनीरी बताया है। धान की पनीरी एक ऐसी पनीरी है, ऐसा वो होता है कि जिसको पहले लगाया कहीं और जाता है, फिर उखाड़ के कहीं और लगाया जाता है। के बाबा, सुनिए कि इसको मैंने कैसे कंपैरिजन किया। के बाबा मैं तोरी धान पनीरी, जामे कहीं और जाए कहीं, बाबा मैं तोरी धान पनीरी, जामे कहीं और जाए कहीं, राम रची रचना ये कैसी, कोई मुझे समझाए नहीं, कि ऐ काश कोई आके बदल दे ये सारी रीतें, ये रस्में पुरानी, के बाबा की गुड़िया न होवे सियानी। आखिर का बंद है। बहुत अच्छा महक जी। मन तो नहीं कर रहा कि हम इसको खत्म करें या इस, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसका आखिरी बंद सुने, बाकी का चाहे आप कम कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए। मैंने अपने बाबा के लिए लिखा है कि जब मेरे मम्मा की डेथ हो गई तो मेरे बाबा अकेले बैठे रहते थे। तो उसमें मैंने देखा कि सारी बेटियां शायद ऐसा ही करती हैं कि चुपचाप बाबा के कमरे में जाना, न कुछ बोलना ना उन्हें ही बुलाना, कि बस देखना टकटकी सी लगा के फिर पूछना भोली सूरत बना के, कि बाबा इतोरी आँखों में काहे झिलमिल सा ऐसे लहरता है पानी, के बाबा की बिटिया न होवे सियानी, के बाबा की गुड़िया न होवे सियानी, के बाबा की गुड़िया न होवे सियानी।
बहुत सुंदर महक जी, मन ही नहीं कर रहा कि हम इसको ख़त्म करें, लेकिन समय की सीमा है। जैसा हमने महक जी से बातचीत करते हुए जाना कि इन्होंने भारत में नहीं विदेशों में भी अपनी रचनाएं पढ़ी और बहुत सारी तालियां बटोरी, बहुत सारे पुरस्कार हासिल किए। महक जी से अगर फुर्सत मिली फिर कभी बातचीत करेंगे, क्योंकि इतने छोटी सी शख्सियत जो हमें देखने को लगती है अपने आप में इतना कुछ समेटे हुई है। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि किसी को ना हो सका मुझसे मेरे कद का अंदाज़ा, किसी को ना हो सका मुझसे मेरे कद का अंदाज़ा, मैं आसमां हूँ पर सर झुका के चलता हूँ। ऐसी शख्सियत हमारी महक जी की। तो फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए विषय के साथ। तो महक जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया।